हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल स्मृति सी स्वास्थ्य चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में और ठंड में मेनली लेडीज़ को वात रोग यानी गठिया जो प्रॉब्लम होती है वह स्टार्ट हो जाती है। मेरे बहुत से रिलेटिव्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो मुझे इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा चलिए आप सभी के साथ ये डिस्कस करती हूँ। शायद आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो और इसका निजात नहीं पा रहे हो, तो घरेलू उपाय से हम इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। मेनली ये जो गठिया होता है ना, वह आयुर्वेद में वात दोष के कारण होता है। वात दोष के कारण होने वाले इस गठिया को आयुर्वेद में 3 भाग में विभाजित किया गया है। जो गठिया की बीमारी होती है उसमें आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म इसे लेना पड़ता है और बहुत सी अन्य बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सी होती है जो एलोपैथिक के द्वारा होती है। ऐसा नहीं है इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमें उनसे लेना चाहिए, लेकिन जो ये वात रोग होते हैं इसमें आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। तो आज मैंने सोचा कि आपको आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताती हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगी, कुछ मेडिसिन्स भी आपको बताऊँगी आयुर्वेदिक, कुछ घरेलू उपाय भी बताऊँगी और आपका खान पान में आपको क्या चेंज करना है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम जानेंगे इसके प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आयुर्वेद में आम वात कहा जाता है। आम वात में मेनली क्या होता है ना, जो आम होता है और वात होता है, इन दोनों का दोष होता है। आम मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसका अच्छे से जब वो पच नहीं पाता तो वो आम का रूप ले लेता है, और वात एक दोष है, जैविक ऊर्जा है। जब ये आम अपच होता है तो ये आम हमारे शरीर की कमज़ोर हिस्से में जाकर रुक जाता है, वहाँ पे इफेक्ट डालना चालू करता है, और वात के साथ जब ये मिलता है तो यह आम वात का यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रूप ले लेता है। यह किसी भी जोड़ में बहुत समय तक बना रहता है और वहाँ पे रहकर वहाँ पे सूजन पैदा करता है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के साथ होता है। इसमें मेनली यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से उनका सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। उनके जो संधि है, जैसे ये हमारे जोड़ होते हैं, उनमें उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। यही रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। दूसरा होता है संधिगत वात। संधिगत वात को ऑस्टियोआर्थराइटिस से तुलना किया गया है। उसके सिम्टम्स बहुत कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस से मिलते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो वात होता है वो हमारे दूषित होकर हमारे जोड़ों में रुक जाता है। वहाँ पे बहुत समय तक बने रहने के कारण यह ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हमको स्टार्ट होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली आफ्टर मेनोपॉज लेडीज़ को होता है। इसमें क्या होता है ना, कैल्शियम की मात्रा लेडीज़ में कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या संधिवातगत रोग होता है। ये मेनली हमारी बिग जॉइंट्स को होते हैं। बिग जॉइंट्स यानी हमारे नी जॉइंट्स हुआ, एंकल जॉइंट्स हुआ, या फिर हिप जॉइंट हुआ, है ना, या फिर पीठ की जो जॉइंट्स होते हैं उनमें, तो उनमें अगर आपको पेन है यानी आप समझ लीजिए ये ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिगत वात की लक्षण है। तीसरा जो होता है वह वात रक्त होता है। वात रक्त को गाउट से तुलना किया गया है। वात रक्त में वात के साथ में रक्त भी दूषित होता है। वात रक्त जो होता है ना, वो हमारे खान पान में बदलाव के कारण होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में नमकीन, मसालेदार, तले हुए पदार्थ खा रहे हैं और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है तो यह प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये बहुत ही थोड़ी अच्छी बीमारी नहीं है। इसमें क्या होता है ना, हमको चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, और चलने में जब प्रॉब्लम होती है ऐसे ही हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है और चलने में प्रॉब्लम होने से और कम हो जाती है, जिससे हम मतलब अपंग बोला जा सकता है, जिससे हम एकदम आत्मनिर्भरली कोई काम नहीं कर पाते हैं। इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा चलने में परेशानी हो जाती है, तो हमें वात रक्त बीमारी कहा जा सकता है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ आयुर्वेदिक उपचार है वो करने चाहिए, कुछ घरेलू उपचार हैं और कुछ मेडिसिन्स भी हैं जिसके द्वारा हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं।
हम सब जानते हैं आयुर्वेद पंचकर्म के नाम से जाना जाता है। तो पंचकर्म में इसका बहुत अच्छा इलाज है। इसमें सबसे पहले अभ्यंग यानी औषधि तेलों से मालिश किया जाता है, उसे अभ्यंग कहा जाता है। दूसरा होता है अड़ुवस्ती। अड़ुवस्ती में क्या किया जाता है कि जो काला चना होता है ना, उसके आटे से जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर बॉर्डर बनाया जाता है और उसके बीच में तेल भरा जाता है, औषधि तेल भरा जाता है। ये मेनली ना घुटने की बीमारी के लिए यह कार्य किया जाता है। और तीसरा होता है स्वीट थेरेपी। स्वीट थेरेपी में आपको पसीना निकाला जाता है, उसके द्वारा भी इसका काम बहुत अच्छा होता है। इसके द्वारा भी आपकी जो ये गठिया, ये आर्थराइटिस की जो बीमारी है, इसका बहुत अच्छा इलाज होता है और ये बहुत लॉन्ग टर्म होता है। इसको एक बार जैसे आप करा ले तो 1 साल 6 महीने तक आप फ्रीली रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास सुविधा है, पास में कोई पंचकर्म थेरेपी सेंटर है, तो आप वहाँ जाके करवा सकते हैं। धन्वंतरम तैलम नाम का एक तेल आता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह हमारे जो रोग है इसमें बहुत ही ऑस्टियो में, रिमेटॉइड में और गाउट तीनों में ही ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे आपको जहाँ इफ़ेक्टेड एरिया को मालिश करना रहता है और इसमें ये क्या करता है ना, उसकी सूजन को तो कम करता ही है, साथ में जो रिमेटॉइड का जो कारण होता है उसको भी कम करने का कार्य करता है और यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गूगल, पुनर्नवादी गूगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो जितने भी गूगल प्रिपरेशन होते हैं ना, वो आपकी जितने भी वात रोग होते हैं उनमें लाभदायक होता है। और ये पुनर्नवादी गूगल होता है, ये मेनली पुनर्नवा, त्रिकटु, त्रिफला और बहुत सारी औषधि जोड़ों से जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे मिलकर बनाया जाता है। तो यह इसका कार्य क्या होता है, आपकी सूजन को कम करेगा, आपके जोड़ों में जो दर्द है उसको कम करेगा और साथ में ये क्या करता है, आपके वज़न को कम करने में भी आपकी हेल्प करता है। जब आपका वज़न कम होता है तो आपके जोड़ों में प्रेशर कम पड़ता है और आप जो जोड़ होते हैं उनमें कठोरता कम होती है और मूवमेंट अच्छा होता है, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये तीनों टाइप के आर्थराइटिस में हम फ़ायदेमंद होता है और इसमें करना कुछ नहीं है, इसकी 2-2 गोलियां आपको सुबह शाम खानी है। तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। महानारायण तेल, महानारायण तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह भी बहुत सारी औषधियों से मिलकर बना होता है। आप इसका दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, मौखिक रूप से यानी पी के भी और लगाकर भी। लेकिन ध्यान रखना है, मौखिक रूप से जब आप प्रयोग करेंगे तो इसे 3 से 4 महीने के से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। इसके 3 से 5 ml दूध या पानी में मिक्स करके खाने से पहले इसको लेना है, दिन में 2 बार, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूसली ज़्यादा टाइम तक नहीं लेना है, हमें 2 से 3 महीना ही लेना है, उसके बाद इसको स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर आप इसका अभ्यंग करते हैं यानी मालिश में इसका उपयोग करते हैं तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये महानारायणी तेल जो होता है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये आपके दर्द को कम करेगा और उसमें कठोरता को कम करेगा, लचीलापन लाएगा आपके जोड़ों में और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जो योगराज गूगल होता है वह भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी गूगल प्रिपरेशन होते हैं वो वात रोग के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन जो ये योगराज गूगल होता है यह तीनों प्रकार के दोषों को शांत करने का कार्य करता है। और आप जब भी आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन लें तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार परामर्श ज़रूर ले लें, उनसे आइडिया ले लें कैसे लेना है। ऐसा नहीं कि आपका शरीर कैसा है वो डिपेंड करता है ना, उसके हिसाब से उसका डोज डिसाइड होता है कि हमको खाने से पहले लेना है कि खाने के बाद लेना है कि 1 गोली लेना है कि 2 गोली लेना है। तो ये सब चीज़ों के लिए एक बार आप परामर्श करके ही स्टार्ट कीजिए। एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप इस बीमारी से लंबे समय से भी परेशान हैं तो ये सब चीज़ों को यूज़ करके आप आसानी से इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑस्टियो टैबलेट भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये बहुत ही प्रभावशाली दवाई है। यह हमारे आम को ठीक करता है, वात को शांत करता है, जिसकी वजह से जो बीमारी है उसका जड़ ही जब ख़त्म होता है तो वो अपने आप बीमारी सॉल्व होने लगती है ना। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आम और वात दोनों के दोष के कारण ही यह बीमारी होती है। तो ये बीमारी इसलिए वो ठीक कर देता है, इससे बहुत दर्द को भी कम करता है, सूजन को भी कम करता है। आप डॉक्टर की सलाह से इसे 2 से 3 बार 2-2 टैबलेट ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली आम और वात से होता है और उससे ही ये बढ़ते बढ़ते संधिवात और गाउट में बदलता जाता है। तो हमें पहले ही स्टेज में उसे ख़त्म करना है और इन दवाइयों के उपयोग से हम उसे आसानी से शांत कर सकते हैं। बारी आती है घरेलू उपाय की।
घरेलू उपाय में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही कारगर दवा है। इसे जो नरसिंहार का जो पेड़ जानते होंगे आप लोग, जिसे पारिजात भी कहा जाता है, इसमें वाइट फूल रहते हैं और जिसकी जो डंठल होती है ना, वो ऑरेंज कलर की होती है। ये फूल रात को खिलते हैं और सुबह अपने आप ये झड़ जाते हैं। तो ये बहुत, इसकी जो पत्तियां हैं, आपको 5 से 7 पत्तियों को बारीक पीस लेना है और उसको 1 गिलास गर्म पानी के साथ उबालना है। जब वो पानी आधा हो जाए तो उसे सुबह खाली पेट पीना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपकी बहुत पुरानी गठिया से रिलेटेड आर्थराइटिस जो होती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती हैं, उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको हमें लगातार 3 महीने तक कंटिन्यू करना है। अगर किसी कारण से 3 महीने तक भी आपको राहत नहीं मिली तो 15 से 20 दिन का गैप करके फिर से 3 महीना स्टार्ट करना है। वैसे मैं गारंटी देती हूँ, ये 15 से 20 यानी 1 से 1.5 महीने के बीच में ये ठीक हो जाता है आपका ये प्रॉब्लम। आपको दोबारा स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जब भी ऐसा फील हो तो आप इसको गैप में ही स्टार्ट करें, 3 महीने से ज़्यादा इसको नहीं लेना चाहिए। जो दालचीनी होता है ना, वह भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दालचीनी को हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो उसको हल्का सा पानी मिला के उसका पेस्ट बना लें और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे लगाएं और उसमें कपड़े बांध दें ताकि वो गिरे ना। तो ऐसा करने से भी यह प्रॉब्लम सॉल्व होती है। साथ में आप एक काम और कर सकते हैं कि दालचीनी को शहद के साथ, दालचीनी का जो पाउडर होता है उसको शहद के साथ में गर्म पानी के साथ लें। यह भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे आपका जो दर्द है, सूजन है, सब ठीक होगा और बहुत ही राहत फील होगा आपको। हमें खान-पान का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो हमें अनाज में साबुत अनाज खाना है, दाल खाना है और गेहूँ, जौ, जैसे कि चावल होता है, गेहूँ, जौ होता है और मसूर दाल, मूंग दाल, ये सब खाने रहते हैं। फलों में सेब, पपीता, परवल, लौकी, ये सब खाने हैं और अजवाइन, अदरक, सौंफ का उपयोग करना है। हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि नया धान, नया चावल हमें नहीं खाना चाहिए आर्थराइटिस के केस में, और मैदा नहीं खाना चाहिए। साथ में जो काला चना, काबुली चना, चना मटर, ये सब चीज़ों का उपयोग कम करना चाहिए। फल में आलू तो खाना ही नहीं चाहिए। साथ में जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, भिंडी, अरबी, जैसे जो भी होता है, ये सब चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। दही, मछली, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए और जितने भी तैलीय पदार्थ हैं वो तो हमें कम खाना ही चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। मसालेदार खाना, ये सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। कुछ और बातों का हमें ध्यान देना चाहिए कि जो जहाँ पे हमें चोट, ऐसी जगह जहाँ पे हमें पेन है वहाँ पे चोट ना लगे, इसका ध्यान देना चाहिए और उसमें मूवमेंट होते रहना चाहिए। व्यायाम हमें हमेशा करना ही चाहिए और वज़न कम करने और वज़न को नियंत्रित रखने का भी सोच के करना चाहिए। ज़्यादा मतलब स्ट्रेच वाला काम कम करना चाहिए, मतलब टेंशन फ्री रहना चाहिए। जैसे भी हम डिप्रेशन में ना हो, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। योग और प्राणायाम का भी बहुत ही महत्व होता है। इससे हमारा मन तो शांत होता ही है और शारीरिक बेनिफिट भी होता है। तो प्राणायाम में हमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका और उद्गीत का बहुत ही महत्व है हर चीज़ों के लिए और इसमें भी इसका बहुत ही लाभ होता है। साथ में आप कुछ आसन भी कर सकते हैं, जैसे बालासन, सुखासन, वीरासन, वृक्षासन और उद्गीत आसन, ये सब कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपका जो मूवमेंट है जोड़ों का, वह फ़ायदेमंद होगा। आप पादवित्तासन भी इसमें कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा और आपके जितने भी आसपास में कोई भी आपकी पहचान के हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिनको यह प्रॉब्लम है, आप उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें कुछ हद तक आप रिलीफ दिला सकते हैं। इसी तरह हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें मन की संतुष्टि मिलती है और हमारा मेंटल स्टेट अच्छा रहता है और लोगों को फ़ायदा होता है, वो अलग बात है। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।